हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आनुवांशिकता स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आनुवांशिकता मतलब होता है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, आनुवांशिकता के जनक के रूप में किसको जानते हैं? तो जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल ने अपने, अब ये सब आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है? उन्होंने जो है पी मतलब मटर के पौधों पे उन्होंने जो है कुछ काम किया था। उससे उन्होंने देखा कि कई जनरेशन्स को देखा उन्होंने, F1, F2, F3। उन्होंने देखा कि कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो डोमिनेंट हैं, कुछ रिसेसिव हैं, यानी कि कुछ जो है प्रभावी हैं और कुछ प्रभावी नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि कुछ जनरेशन्स बाद जो अभी जैसे मान लीजिए कि F2 जनरेशन अगर कोई जीन प्रभावी नहीं है तो आगे जाके वो जीन कहीं ना कहीं दिख जा रहा है, प्रभावी हो जा रहा है। तो इससे इन्होंने बताया कि कोई चीज़ ऐसी तो है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर, जिसको कहते हैं जीन। ठीक है, वो जो बेसिक यूनिट होती है वो जीन होती है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टडी किया इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ये गिरजा घर में एक फादर थे। ठीक है ना, ये फादर थे ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्होंने वहीं पे जो है जो उनका जो पूरा आपका कोर्टयार्ड था वहीं पे इन्होंने ये पी के पौधे लगाए और उसी पर उन्होंने रिसर्च किया था। ठीक है, देखिए मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वो कौन था? तो देखिए, चिर प्रतिष्ठित मतलब होता है जो बहुत वर्ल्ड फेमस है, जो इनका जो वंशागत नियम है। ठीक है ना, ये जो है किस पे जो है रिसर्च किया? ये गार्डन पी पे किया। अभी हमने देखा था ना कि अपने गार्डन, अपने कोर्टयार्ड में उन्होंने लगाया था, तो ये गार्डन पी पे जिन्होंने मटर पे इन्होंने ये शोध किया। मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है किस पे? लैंगिक जनन पे। ठीक है, लैंगिक जनन पे आधारित है। जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है? जीन के चित्रण से है। ठीक है, कि जीन किस तरीके का है उसका जो है चित्रण जीनोम मैपिंग कहलाता है। ठीक है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किससे? क्रोमोसोम से। तो अब देखिए क्रोमोसोम, ठीक है, जीन्स, डीएनए, ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होता है और डीएनए जो है डबल हेलिकल मॉडल होता है। ठीक है, अब इसमें मैं एक मिनट रुकिए, मैं समझा देती हूँ। ये जो आपका जीन होता है वो वॉटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग ये डबल हेलिकल्स मॉडल होता है। एक इस तरीके से होता है और फिर दूसरा ऐसे होता है, डबल हेलिकल मॉडल होता है और स्टेयर्स की तरह। ठीक है, तो इसी में जो है क्रोमोसोम्स होते हैं इसी के ऊपर, और क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स के ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, किसी भी प्रजाति में, ठीक है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? स्थिर रहती है। अदरवाइज प्रजाति में ही भिन्नता आ जाएगी ना, अगर गुणसूत्र की संख्या जो है अस्थिर हो जाएगी। तो आप बता दीजिए ह्यूमन बीइंग में कितने जो है पेयर्स, कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, कैट में कितनी होते हैं, हॉर्स में? ये तीन बता दीजिए। कैट में कितने होते हैं, बिल्लियों में, और जो है घोड़ों में, और आदमियों में यानी ह्यूमन बीइंग्स में कितनी जो है पेयर्स के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, देखिए जीन क्या है? डीएनए का एक भाग। अभी हमने जस्ट देखा कि डीएनए के अंदर जीन होता है, हमने देख लिया था अभी। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। ठीक है, आनुवांशिकता मतलब क्या होता है? आनुवांशिकता मतलब सिर्फ कैरेक्टर नहीं होता, कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, तो वो जो ट्रांसफर है वो क्यों होता है, कौन ट्रांसफर करता है? तो ट्रांसफर, जैसे हम जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में बैठ के, तो गाड़ी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है। ऐसे ही कैरेक्टर्स को एक जगह से, कैरेक्टर मतलब क्या? कैरेक्टर मतलब आपका कलर, आपके बाल का कलर, आपके बाल कैसे हैं, स्ट्रेट हैं, घुघराले हैं, आपके आईज का कलर कैसा है, तो वो जो है ट्रांसफर कौन करता है? वो गाड़ी की जगह जीन आ जाता है, जो जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर देती है। अब देखिए, प्लवमान जीन या जंपिंग जीन। ठीक है, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, जंपिंग जीन जो है ये आपका है, ये आपके कौन है? ये है, हाँ, बारबरा मैक्लिंटॉक। ठीक है, कौन है? बारबरा मैक्लिंटॉक। तो ये कौन है? जंपिंग जीन या प्लवमान जीन के जो है संस्थापक हैं। इन्होंने ये जो है अपनी ये थियरी इन्होंने दी थी जंपिंग जीन की, बारबरा मैक्लिंटॉक। ठीक है, याद रखिएगा बारबरा मैक्लिंटॉक को। डीएनए में उपलब्ध यह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता, तो अमीनो अम्ल कौन नहीं बनाता डीएनए में? ये है टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन अमीनो अम्ल नहीं बनाता। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है तो डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज जो है शर्करा होती है। अब देखिए स्टेटमेंट्स है, इसमें हमें बताना है। पहले देख लीजिए स्टेटमेंट क्या है। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, देखिए कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करते हैं। इसमें स्टेटमेंट थोड़ा सा जो देखिए इसमें बहुत सारी गलतियां भी मिल जाती हैं स्टेटमेंट, इवन जो है कई बार तो क्वेश्चन आंसर ही गलत हो रहे हैं इसमें, और कई बार जो है आपका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा, हालांकि बुक बहुत ही अच्छी है लेकिन अब ह्यूमन एरर है तो कहीं कहीं हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का फैक्चुअल बेस्ड के लिए बुक अच्छी है। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट हमारा है एक्सरे तकनीकी, कोयला खनक और रंगरेज और रंगसाज। उपरोक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वो कौन सा है? तो देखिए ये सब रंगसेज रंगराज ये सब कहाँ से, कोयले में भी नहीं। हाँ बहुत सारी बीमारियां होती हैं लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन हाँ जो लोग एक्सरे तकनीक में जो है काम करते हैं तो उनके जो है बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, उनके जीन में जो है परिवर्तन का खतरा हो जाता है, जीन म्यूटेशन का रीजन बन सकता है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए जैसे जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं उनको भी जो एक्सरे में अवॉइड किया जाता है कि एक्सरे एक्चुअली ना कराना पड़े, इस तरीके की चीज़ें ना करनी पड़े, क्योंकि एक तो बेबी है और मदर है तो दोनों को ही जो है खतरा हो सकता है। तो कोई आम इंसान भी वहाँ पे काम करता है तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, राइजोम्स क्या होते हैं? ये आरएनए अणु होते हैं। ठीक है, राइजोम क्या होते हैं? सॉरी, राइबोसोम्स क्या होते हैं? आरएनए अणु होते हैं। और जो है आपका राइबोसोम और मैंने राइजोम बोल दिया था, तो राइजोम तो वो जो आपका पीज जो होते हैं, आप दालें कह लीजिए तो उनकी लेग्यूम्स वगैरह से रिलेटेड है तो वो आप ये छोड़ दीजिए। राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए अणु होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है जैव उर्वरक। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हो गया। जैव उर्वरक देखते हैं। देखिए एजोला, नील हरित शैवाल और अल्फा लफा उपरोक्त में से जिनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। देखिए अल्फा लफा एक तरीके की घास होती है। ठीक है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस घास होती है। इवन अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो अल्फा लफा की आपको सिरप भी दे देते हैं वो लोग। ठीक है, वो टॉनिक होती है, एक्चुअली वो घास ही होती है और घास में बहुत सारा जब वो आपका प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं, शुगर मिला देते हैं जिसको पीने में आपको टेस्ट आ जाए, कोई और जो है अलग फ्रेग्रेंस वगैरह वो डाल देते हैं ताकि उसकी खुशबू अलग हो जाए। अगर आप अल्फा लफा खाइए तो ज़्यादा फायदा करता है सीधे सीधे। ठीक है, तो ये जो है आपकी भूख को, पाचन शक्ति को, है ना, डाइजेस्टिव प्रोसेस को, ये सब मेटाबॉलिज्म को ये सब ठीक कर देता है अल्फा लफा। तो अल्फा लफा जो है इसके लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसका उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में होता है। अब ठीक है, देखिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन तो हर चीज़ें कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन हो सकती हैं, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि हमें जल्दी कवर करना है। ठीक है, एक्सप्लेन हम कहीं करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, हर चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तब ये चीज़ जो अभी पढ़ाई जा रही है आपके लिए सिर्फ रिवीजन का पार्ट होगा। ठीक है ना, ये पढ़ने का तरीका नहीं है कि हम सिर्फ फैक्ट रट ले रहे हैं, ये चीज़ नहीं है। हम कभी जब जो है उसको करेंगे एनसीईआरटी बेस लेके चलेंगे तो वहाँ पे हम हर चीज़ एक्सप्लेन करते हुए एक जो आपकी पर्टिकुलर बुक्स होती है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी की, तो उसको हम कवर करेंगे, तो वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। अभी फिलहाल एग्जाम को फोकस करना है तो इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यीस्ट, क्लोरेला, एजोला और मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो देखिए एजोला जो है वो जैव उर्वरक का स्रोत है। ठीक है, एजोला इसमें से, ईस्ट और क्लोरेला, मोल्ड और एजोला, तो एजोला जो होता है वो जैव उर्वरक का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नॉनस्टॉक, एनामिना, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा में से वो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं हैं। तो देखिए नॉनस्टॉक, एनामिना, एजोटोबैक्टर और माइकोराइजा। तो माइकोराइजा जो है वो जो है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता, नाइट्रोजन फिक्सेशन माइकोराइजा नहीं करते हैं, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो माइकोराइजा है सही उत्तर। फिर हमारा है यूरिया 2,4-D, एक्सपेक्ट्रो साइक्लिन। ठीक है, तथा एजोला में से जैव उर्वरक कौन सा? तो देखिए ये जो है यूरिया, फिर 2,4-D, फिर स्पेक्ट्रोसाइक्लिन और एजोला। तो आपको पता है एजोला जो है वो जैव मतलब होता है कि जिसको हमने किसी केमिकल के थ्रू नहीं बनाया है। ठीक है, जो जैविक रूप से बना हुआ है, तो एजोला जैव उर्वरक है। अब है पशुओं, विशेषतः जो है दुधारू गौ को अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त, जो दुधारू गौ होते हैं उनको अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन से है? तो एजोला है। ठीक है, एजोला है। पशुओं जो विशेषतः दुधारू गौ होते हैं उनके अनुपूरक भोजन के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं वो एजोला होते हैं। नेक्स्ट हमारा है नील हरित शैवाल। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी कौन होते हैं? वो जैव उर्वरक होते हैं। नील हरित शैवाल क्या होते हैं? जैव जो है उर्वरक होते हैं। फिर है क्रायोसोपा, ये माहो नियंत्रण के लिए यूज करते हैं। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्रायोसोपा जो है माहो नियंत्रण के लिए यूज किया जाता है। बायो जो है आपका 902, ये जो है सरसों का क्लाइक्लोन है। ठीक है, बायो 902 सरसों का क्लाइकोन है। एजोटोबैक्टर जो है वो जीवाणु है। एजोटोबैक्टर क्या है? वो जीवाणु है। फिर से देख लीजिए, नील हरित शैवाल जो है जैव उर्वरक है। नील हरित शैवाल क्या है? जैव उर्वरक है। और आपका क्रायोसोपा जो है वो माहो नियंत्रण है। बायो 902 ये आपका सरसों का क्लाइकोन है। और एजोटोबैक्टर जो है वो जीवाणु है। ठीक है, ये हो गया।
नेक्स्ट है वह फसल जिसमें नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो धान है। धान की फसल में नील हरी शैवाल जो है जैव उर्वरक के रूप में यूज होते हैं। दालें, चावल, गेहूं, गन्ना में नाइट्रोजन स्थिरीकरण सबसे आपको पता है कि जिसकी जड़ से होता है वो है दालें, और बाकी किसी में नहीं। तो नील हरी शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये किसको? धान को। ठीक है, धान को जो है नाइट्रोजन आपूर्ति कारक के रूप में नील हरी शैवाल का यूज होता है। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरी शैवाल को साथ मिलाने से। ठीक है, एजोला में अगर नील हरी शैवाल साथ में मिला दे तो एक अच्छा उर्वरक होता है ये। ठीक है, अब इसके बाद एजोला, राइजोबियम, नील हरी शैवाल में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो देखिए सभी का, एजोला, राइजोबियम, नील हरी शैवाल सबका जो है उपयोग आपका जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। एजोला, राइजोबियम और नील हरी शैवाल, एजोला, राइजोबियम और नील हरी शैवाल सबका जो है उपयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। चना, मटर, सेम, धान वह पौधा जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहायक नहीं है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, चना, मटर, सेम और धान में से वह पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में धान नहीं यूज होता है, बल्कि ये जो पीज वाली जितनी चीज होती हैं आपकी, दालें जितनी होती है, मटर भी दाल है, चना भी दाल है, सेम भी दाल है, धान नहीं है। तो धान को छोड़ के बाकी सारी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपोस्ट में के संदर्भ में सही नहीं है ये बताना हमें। ठीक है, कंपोस्ट के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। देखिए गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमी कर देते हैं। तो ये कहाँ गलत है? ये तो गलत हो गया ना, केंचुए जो है निम्नीकरण को तेज कर देते हैं, ना कि धीमे करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए एजोला बहुधा जो है क्या है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका सहचारी का है नील हरी शैवाल है। बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा भी है, लाल, भूरा अथवा हरा। ठीक है, लाल, भूरा, हरा, नीला, हरा शैवाल में से जो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण के संबंधित है वो कौन है? लाल, नीला, हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो है आपका जैविक नाइट्रोजन के लिए इससे संबंधित है। एजोला क्या है? एजोला एक जलीय फर्ण है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्ण है। ठीक है, जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है एजोला। ठीक है, जलीय फर्ण है, इसको जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है वो है एजोला। ठीक है, याद रखिएगा। एजोला क्या है? एजोला एक जलीय फर्ण है। क्या है ये? एक जलीय फर्ण है, इसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु में से वह साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटोजोआ और विषाणु नहीं बल्कि साइनोबैक्टीरिया जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कवर किया हमने। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो होगा वो है फलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, फलोत्पादन में नाइट्रोजन में की उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए आप और कैसे की जा सकती है नाइट्रोजन क्षमता में वृद्धि? तो ये जो है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा और नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हों, क्या क्या चीजें? फलोत्पादन में अगर फल का उत्पादन, उसमें नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में वृद्धि हम कर सकते हैं उर्वरक की मात्रा के बराबर प्रयोग के द्वारा, बार बार प्रयोग करें, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग के द्वारा और नाइट्रोजन को धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा। तो हम क्या कर सकते हैं? फलों के उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है? राइजोबियम जैपोनिकम। क्या है? राइजोबियम जैपोनिकम। तो राइजोबियम जैपोनिकम की वजह से सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। 2,4-D क्या है? ये खरपतवारी नाशक है। अभी हमने देखा था कि 2,4-D और जो है ये आपका यूरिया है ना, तो इनमें से हमने और जो हमारे पास एक जैव उर्वरक था तो हमने देखा था एजोला। कौन जैव उर्वरक है? तो एजोला जैव उर्वरक है, जबकि 2,4-D जो है ये खरपतवार है। क्या है? खरपतवार है। अब देखिए हमारा टॉपिक है नेक्स्ट होगा, ये है हमारा है कोशिका। ठीक है, कोशिका। तो सेल को देखेंगे। देखिए नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वो कौन सा है? तो देखिए एक तो होता है डीएनए हमारा कहाँ? नाभिक में, सेल में। आपको पता है कि सेल में जो है डीएनए होता है कि नहीं होता है? दूसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, याद रख लीजिएगा। ये बहुत जो है लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, उनको लगता है कि सिर्फ जो है डीएनए होता है जिसमें जो है आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए होता है, बट न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। देखिए सौर ऊर्जा में रूपांतरण होता है क्लोरोप्लास्ट में, है ना, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है
विषाणु सम एकल तंतु आरएनए के अणुओं से बने होते हैं। देखिए विषाणु में जो है डीएनए नहीं होता बल्कि विषाणु आरएनए के अणु से बने होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। जहाँ पे विषाणु की बात आती है, देखिए विषाणु जो है इस तरीके से कोई इनका जो है पूरा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है। ठीक है, एक मिनट में दिखा भी देती हूँ आपको। हाँ, तो ये जो विषाणु होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, आरएनए के बने होते हैं। इमेजेस में देख लीजिए, क्लियर रखिएगा। ठीक है, देखिए क्लियर, ये देखिए ये क्या होते हैं, ये आरएनए के बने होते हैं। और हाँ, तो देखिए ये जो है आपका, इसमें देख लेते हैं, ये देखिए, तो ये देखिए बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये आपका डीएनए होता है। ठीक है, ये हेड होता है, ये इंटरनल प्रोटीन्स होते हैं, ये नेक होता है, ये टेल स्लीथ होता है, ये आपके टेल फाइबर्स होते हैं, ये एंड प्लेट है, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है जो है पर्टिकुलरली। और यहाँ पे देखिए वायरल जीनोम की जब हम बात करेंगे तो इसमें आरएनए होता है। वायरल जीनोम की बात करेंगे, ये आपका इसमें जो है आरएनए होता है। तो आरएनए के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आरएनए के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। कोई एक एप्रोप्रिएट फिगर जिसमें बहुत क्लियरली दिखाया गया हो, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ देखिए आरएनए जीन होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीन। देखिए यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। यहाँ पे देखिए ये जो है विजिबल हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका जो आरएनए होता है, आरएनए जीन होता है, इसमें देखिए सिंगल स्टैंडर्ड है, आरएनए जीन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब वही हम देख रहे थे कि विषाणु जो है एकल, सिंगल मतलब एकल आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। अभी हमने आपसे पूछा भी था कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ह्यूमन बीइंग में, वो 46 होती है। बाकी हॉर्स में कितनी होती है और कैट में कितनी होती है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम्स जो है पेयर्स की संख्या कितनी होती है, 23। अगर वो पेयर्स में अगर हम देखें तो जो है 23 होती है, 23 होती है, लेकिन अगर हम उसको अलग कर दें तो जोड़ के हम बताएंगे तो 46 होती है। जीनों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से जीन में उत्परिवर्तन होता है। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में। ठीक है, तो छिपकलियां जो होती हैं, लिजर्ड होती है, उसमें जो है आपका लिंग सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। फिर क्या है आपका, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि पादप कोशिका भित्ति के कारण, है ना, सेल जो है सेलुलोज की सेल वॉल होती है किसके ऊपर, पादप कोशिका के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो आपका जंतु कोशिका होती है उसमें जो है सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती, याद रखिएगा, उसमें जो है सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, जंतु में आप देखें कहाँ पे जो है हम लोग के हाथ पे सेलुलोज की सेल वॉल नहीं है ना, लेकिन पादपों में आप देखिए बहुत एक मोटी सी सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई। ठीक है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है क्या, सेलुलोज की सेल जो है वॉल। ठीक है, अभी हमने देखा जंतु कोशिका का वह भाग जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, पीतपिंड कोशिकाओं की संहति है, कैसे, अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। ठीक है, जो पीतपिंड कोशिकाएं हैं उनकी संहति है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। ठीक है, अब पीतपिंड क्या है एक बार हम देख लें। पीतपिंड अगर आप लोग को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए पीतपिंड इसमें दिया हुआ नहीं है, बट पीतपिंड मुझे भी नहीं समझ में आ रहा हिंदी में, इंग्लिश में क्या होगा पीतपिंड का। ठीक है, तो पीतपिंड जो है आप ये समझ लीजिएगा, जो पीतपिंड होते हैं वो जो है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, प्लाज्मा जो है झिल्ली ये प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बने हुए हैं। प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, देखिए प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है। ठीक है, इसको कहते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका। ठीक है, अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम। ठीक है, तो अब एग्जाम में आ गया कि प्रोटीन सिंथेसिस किसकी हेल्प से होगा, तो जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें जो रोल प्ले करता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ठीक है, याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस में, जो प्रोटीन की सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का रोल होता है। पौधों के प्रवाह शीर्ष, मूल शीर्ष
और परागकोश तथा पर्ण कोशिका में वह जो भाग अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए पराग जो कोश होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, कौन सा? परागकोश अर्धसूत्री विभाजन के लिए। फिर है लसिका कोशिकाएं बनती है तिल्ली में, ये सब इंपॉर्टेंट है। लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती है? ये तिल्ली में बनती है। ठीक है, तिल्ली में बनती है, स्प्लीन में बनती है। फिर हमारा है स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब देखिए आपको बताना है कि कौन सा सही है गलत है। देखिए बीज फुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। दूसरा, स्तंभ कोशिकाएं बीज फुटियों को नष्ट किए बिना ही प्राप्त की जा सकती हैं। तीसरा, स्तंभ कोशिकाएं स्टेम सेल समझते हैं ना, स्टेम सेल्स कंजर्व किया जाता है। बच्चे जब होते हैं तो स्टेम सेल कंजर्व हो गए, कभी भी ऐसे कोई जरूरी कभी डिजीज हो गया, कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो स्टेम सेल के थ्रू हम कोई चीज डेवलप कर सकेंगे उसका। ठीक है, तो स्टेम सेल जो होती हैं वो वस्तुतः अंत काल तक स्वयं ही जो है पात्र संजीवित हो सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार से ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। देखिए तीसरा और चौथा सही है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि स्तंभ कोशिकाएं अंतकाल तक स्वयं ही संजीवित हो सकती हैं। दूसरा क्या है? भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिकाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो ये दोनों हमारा 3 और 4 सही है। बाकी बीजपुट अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, ये बिल्कुल गलत है। उसके अलावा और स्रोत भी होते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स हैं। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटों को नष्ट किए बिना ही ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा तीसरा चौथा सही है। अब देखिए प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में क्या कथन सही है? तो देखिए ये प्राणियों में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ठीक है, मान लीजिए एक स्टेम सेल आपके पास है तो आप उससे कोई पार्ट जो है बॉडी का पार्ट डेवलप कर सकते हैं उससे, है ना। तो ये स्वयं जो है गुणन करती है, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है और ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं बनाने में क्षमता रखती हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल को टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंट मतलब होता है कि जो है अपनी और भी जो है डिवाइड करके और तरीके की कोशिकाओं को निर्माण करते हैं, ऊतक बना लें। स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल जो है देखते हैं हम लोग। देखिए यही है, इसमें क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी है। इसमें जो है ये देखिए ये न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमन। देखिए ये जो है अभी तो बहुत क्लियर नहीं आ रहा है इसमें। हाँ अब देखिए जनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। अब इसमें जो है मैग्नेटोप्लाज्मिक एनआरस होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी भी तरीके का डिसऑर्डर हो तो स्टेम सेल्स के थ्रू हम उसको जो सही कर सकते हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैच्योर न्यूरॉन्स का हम जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं मैच्योर न्यूरॉन को। अगर न्यूरॉन में कोई डिस्टर्बेंस है तो हम न्यूरॉन को हटा के हम मैच्योर न्यूरॉन को हम अंदर ह्यूमन बीइंग के डाल सकते हैं। तो ये जो है हमारा एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको एक बार देख लीजिए स्टेम सेल, ताकि इसलिए ये जो है एक बार ना विजिबली भी आप देख लेंगे तो आपको पता रहेगा स्टेम सेल आएगा तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक स्पर्म सेल है, ये एग सेल है, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट अब क्या होता है कि ये जो है लेयर्स बनती हैं। जाइगोट के बाद ये जो लेयर होती है, इनर सेल मास होता है, ये इनर सेल मास है और ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक, यही जो है यहाँ से देखिए यहाँ पे निकाल के यहाँ पे रख दिया, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है। ठीक है, क्या चीज़ है ये जो इनर सेल मास था, ठीक है, जाइगोट का इनर सेल मास था, इसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है हमने प्रिजर्व कर लिया। स्टेम सेल रिसर्च के थ्रू हमने क्या किया, एडल्ट ह्यूमन बीइंग है ये। ठीक है, इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हमने क्या किया, स्टेम के थ्रू, जैसे मान लीजिए कोई डिजीज है, कोई स्पेसिफिक एडल्ट जो है स्टेम सेल है, उसको हमने ट्रांसफर करा के देखिए यहाँ पे देखिए ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ह्यूमन अंडर डिजीज कंडीशन, ये ह्यूमन अगर डिजीज कंडीशन में है तो इसका हम स्टेम सेल जो है निकाल के और एक जो है डिजीज, देखिए डिजीज स्पेसिफिक इंड्यूस्ड। अब देखिए प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंसी क्या होती है कि वो जो है रिकवरी के लिए बहुत वो डिवीजन करते रहते हैं, वो रिकवरी कर लेते हैं और जो प्रॉब्लम होती है उसको क्योर करके जो ह्यूमन बीइंग को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है पूरी स्टेम सेल थेरेपी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो था देखिए प्रोग्राम्ड डेथ सेल। ठीक है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है, ये प्रोलॉन्ग जो है प्रोग्राम डेथ सेल होती है, इनके कोशिकीय और आणविक नियंत्रण यानी सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल, तो इसको कहते हैं एपोप्टोसिस।
ठीक है, एपोप्टोसिस एक बार देख लीजिए। एपोप्टोसिस, ठीक है, एपोप्टोसिस मतलब तो आपको पता है ना कि एपोप्टोसिस में क्या होता है कि जो प्रोग्राम होती है सेल डेथ जो है कब करनी है, इनको जो है उनको मृत्यु तक कब पहुंचाना, ये सब जो है प्रोग्राम होता है। तो देखिए इसमें एक सेल है, ठीक है, सेल आपका हो जाता है, इसकी कंडीशनिंग कर दी गई है, ठीक है। अब जो मतलब एपोस्टॉपिक थियरी के थ्रू जो हम क्या करते हैं कि एक जो है पर्टिकुलर टाइम पे सेल की डेथ हो जाए, मान लीजिए कोई कैंसरस सेल है, ठीक है ना, तो इस जो है मेथड का हम यूज़ करते हैं, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं इसमें। इसमें ज़्यादा शायद क्लियर मिल पाएगा आपको। देखिए ये है एपोस्टोटिक सेल, ठीक है, न्यूक्लियर कंटेंट इसमें है, ये न्यूक्लियर कंटेंट है जिसमें क्या होता है डीएनए आरएनए होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है स्मॉल सरफेस मेम्ब्रेन। अब ये जो है ये सेल है, सेल को ये हमने डीएनए वाला पार्ट हमने निकाल लिया इसमें से, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर सेल है इसको क्या होता है, इसका इलोंगेशन किया हमने, सेगमेंटेशन ऑफ द इलोंगेटेड प्रोफ्यूजन। इसके बाद जो है बीडेड एपोस्टोपिस। अब यही मतलब है कि जो सेल है जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोपिक मेम्ब्रेन प्रोट्रूजन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो कोई सेल है जो है अभी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, खराब हो गई है, तो उसको हम जो है एपोप्टोपिक, ठीक है, आपका प्रोसेस के थ्रू उसको हम सही कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं, उसको हम डेथ तक ले जा सकते हैं ताकि वो और दूसरे सेल्स को डिस्ट्रॉय ना करें। इसमें क्या कैंसर सेल में क्या होता है कि कैंसर जब बढ़ता जाता है तो कैसे बढ़ता है, एक कैंसर सेल होती है और दूसरे भी सेल्स को जो है उसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो सेल जो है डिस्ट्रॉय कर देती हैं एक दूसरे को, तो इससे क्या होता है, हाँ, तो ये जो है पूरा प्रोसेस जो होता है वो पूरे बॉडी को, पूरे ऑर्गन को जो है पूरी बॉडी को खत्म कर देती है। तो इससे क्या होता है कि एपोप्टोसिस के थ्रू हम उसको सही कर सकते हैं प्रोसेस को, ठीक है। तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के थ्रू जो है एटीपी के सबसे ज़्यादा अणु जो है हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है मानव शारीरिकी, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।